हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। यहाँ पर अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो रक्त प्रवाह या ब्लड सप्लाई के बारे में अपन ने पढ़ा था कि किस तरह किडनी में जो है ब्लड जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं यहाँ पर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कि नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट्स होंगे और वहाँ पर किस तरह की जो है टिश्यूज़ होंगे, किस तरह के ऊतक होंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैप्सूल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको भाग के बारे में बता रहा हूँ कौन कौन से भाग होंगे इसके बारे में अपन बात करेंगे यहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहला ये जो कप शेप का है जो अपन पढ़ चुके हैं, अभी आगे भी पहले भी पढ़ा था अपन ने, वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, ये जो कप शेप का है। इसके बाद यहाँ पर ये जो है ये पीसीटी है। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पढ़ चुके हैं। अच्छा, पीसीटी जो होगा, पीसीटी में क्या होगा, देखिए ये जो पीसीटी है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है, इसमें देखिए ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगी। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम या उपकला। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल का मतलब क्या होता है, जैसे घनाकार कोशिकाएं होंगी जिन पे माइक्रोविलाई होंगे, इस तरह से घनाकार कोशिकाएं जिनके ऊपर क्या है, माइक्रोविलाई हैं। तो ये कैसी दिखती हैं, ब्रश के समान जो अपन ऊतक में पढ़ते हैं, तो हम क्या बोल देते हैं, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। और माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं यहाँ पर, जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अधिक मिलेंगे, बहुत अधिक मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो है लूप ऑफ हेनले, ये पूरा लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले की ये अवरोही भुजा है और ये आरोही भुजा है। ठीक है, यहां पर अगर देखें आप तो ये हो गई अवरोही भुजा का मोटा खंड, ये हो गया अवरोही भुजा का पतला खंड, नीचे पतला होता है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है अवरोही भुजा है। ठीक है, ये अवरोही भुजा की बात है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ये आरोही भुजा का मोटा खंड है लूप ऑफ हेनले की, और ये आरोही भुजा का पतला खंड है। ठीक है, ये जो भुजा है ये कौन सी है, ये आरोही भुजा है लूप ऑफ हेनले की। ठीक है, तो जो मोटा खंड होगा चाहे वो आरोही भुजा का हो या अवरोही भुजा का हो, अगर मोटा खंड है तो इसमें जो है घनाकार उपकला मिलेगी, घनाकार उपकला होगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, ये वाली बात आप नोट कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन कम है। ठीक है, ये जो पतले खंड है चाहे आरोही भुजा का हो चाहे अवरोही भुजा का हो, इसमें शल्की उपकला मिलेगी। सरल शल्की उपकला होती है ना, जो चपटी कोशिकाओं की बनी होती है, जो अपन ऊतक में पढ़ते हैं, वो यहाँ पर पतले खंड में मिलेगी, चाहे वो अवरोही भुजा का पतला खंड हो या फिर वो आरोही भुजा का पतला खंड हो। ठीक है, फिर चलिए यहाँ पर देखते हैं डीसीटी। डीसीटी तो देखिए डीसीटी में भी घनाकार उपकला होगी, घनाकार उपकला है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है। यहाँ पर ऊर्जा देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे। क्या ऊर्जा, क्या काम करेगी ऊर्जा के लिए, वो अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर यह है संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका है। संग्राहक नलिका में भी जो है इसमें दोनों तरह की घनाकार भी होती है और स्तंभाकार भी होती है। घनाकार व स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं, स्तंभाकार उपकला होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी संरचना है, मतलब ये पूरी जगह है जहां पर कौन कौन सी उपकला मिलेगी। इसमें अपन ने वोमेन संपुट का बस नहीं पढ़ा है, वोमेन संपुट को छोड़ के सारी जगह की उपकलाओं के बारे में अपन ने बात करी है कि कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कहाँ पर अधिक होंगे। सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पीसीटी में मिलेंगे और सबसे ज्यादा जो माइक्रोविलाई होते हैं, जो सूक्ष्मांकुर होते हैं, वो भी कहाँ मिलेंगे, वो भी पीसीटी में मिलेंगे। ठीक है,
तो पीसीटी में क्यों मिलेंगे? क्योंकि अवशोषण का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अभी अपन देखेंगे यहाँ पर अवशोषण होता है सबसे ज्यादा पीसीटी में, ठीक है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं रीनल कॉर्पस्कल, या जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलपीजियन बॉडी। रीनल कॉर्पस्कल और मेलपीजियन बॉडी जिसको हम कहते हैं वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा। रीनल कॉर्पस्कल या मेलपीजियन बॉडी क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे आप वोमेन संपुट है, ये वोमेन संपुट जो अपन बार बार बना रहे हैं, इसके अंदर जो है केशिकाओं का जाल होगा, क्या होगा, ग्लोमेरुलस होगा, ठीक है। ये तो हो गया क्या, वोमेन कैप्सूल, ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, ठीक है, वोमेन कैप्सूल हो गया, साथ में क्या हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया यहाँ पर, ठीक है। वोमेन कैप्सूल है, ग्लोमेर, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपन अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो, ग्लोमेरुलस, ठीक है, वोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलस हो गया, इनके बीच में संयोजी ऊतक भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है ना। तो इन तीनों को मिलाकर वोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस प्लस संयोजी ऊतक, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं रीनल कॉर्पस्कल और मेलपीजियन बॉडी, ठीक है। इन तीनों का मिलाकर हम कहेंगे रीनल कॉर्पस्कल और मेलपीजियन बॉडी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए, यहाँ पर अपन ने केवल वोमेन कैप्सूल के बारे में नहीं पढ़ा, बाकी चीजें पढ़ ली है, तो मैं वोमेन कैप्सूल के बारे में आपको बताता हूँ आगे क्या है। चलिए, तो बात करते हैं वोमेन कैप्सूल की। तो देखिए, वोमेन कैप्सूल कप के समान इस तरह से, कप के समान दोहरी भित्ति की जो है संरचना होती है, ठीक है। इसमें दोहरी भित्ति है, बाहर की तरफ जो है वो पैराइटल वॉल है, अंदर की तरफ जो है ये विसरल वॉल है। पैराइटल वॉल जो है इसमें मिलेगी सिंपल स्क्वैमस या सरल शल्कीय उपकला, ठीक है। और जो विसरल वॉल है, देखो पैराइटल वॉल जो है इसमें तो इस तरह से चपटी कोशिकाओं की क्या मिलेगी, सरल शल्कीय उपकला मिलेगी, ठीक है। जो विसरल वॉल होगी, जो अंदर वाली भित्ति होगी, ये वाली जो अंदर वाली, इसके पारिधीय भाग में तो यही सरल शल्कीय उपकला ही कंटिन्यू होगी, लेकिन इसके अंदर की तरफ इस तरह से अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कहते हैं पोडोसाइट। तो अगर अपन बात कर रहे हैं विसरल वॉल की, तो विसरल वॉल के पारिधीय जो भाग है, पारिधीय कोशिकाएं कौन सी है, वही सरल शल्कीय, ठीक है। और विसरल वॉल में अंदर की तरफ जो कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं, अनियमित आकार की कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट। ये जो कोशिकाएं हैं ये कहलाती हैं पोडोसाइट, ठीक है। ये पोडोसाइट जो होती है अनियमित आकार की कोशिकाएं होती है। पोडो इसलिए क्योंकि देखो इसमें इस तरह से, जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, आधारीय झिल्ली, इसमें पादनुमा संरचनाएं होती है, जैसे पाद होते हैं ना, वो स्यूडोपोड या कूटपाद होते हैं, ठीक है, उसकी तरह से संरचनाएं होती है। इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, ये जो पादनुमा संरचनाएं फीट लाइक प्रवर्ध होते हैं, पादनुमा प्रवर्ध होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम पोडोसाइट कह देते हैं। और इन पोडोसाइट में यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और इनके जो छिद्र होते हैं, इन पोडोसाइट में जो छिद्र मिलते हैं, उन छिद्र को हम क्या कहते हैं, उन छिद्र को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, या इसको हम कहते हैं निस्यंदन दरार। फिल्ट्रेशन स्लिट या क्या बोलते हैं, इसको निस्यंदन दरार कहते हैं। और वोमेन कैप्सूल जो होगा, इसकी पैराइटल और विसरल वॉल के बीच की जो जगह होगी, ये जो खाली जगह है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं कैप्सुलर स्पेस, ठीक है। कैप्सुलर स्पेस कहते हैं, संपुटी गुहा या कैप्सुलर स्पेस कहते हैं, या इसी को हम ल्यूमेन। तो ये अपन ने नेफ्रॉन के जो है हर भाग के बारे में कि कहाँ पर कौन कौन सी संरचनाएं हैं, क्या क्या है, वो अपन ने यहाँ पर पढ़ा। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। हेलो स्टूडेंट्स,
थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ जी, चलिए, तो अभी अपन बात कर रहे थे नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, या अपन बोलते हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसकी क्रियाविधि पढ़ने से पहले अपन फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ये जिसको अपन कहते हैं निस्यंदन झिल्ली, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या निस्यंदन झिल्ली के बारे में बात करें अपन, तो कौन कौन सी चीज़ है जो कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जिससे मिलकर बनती है, पहले अपन उसको देखें, जिससे कि फिल्टर होके जो है जो रक्त होगा वो निस्यंद में परिवर्तित होगा, फिल्ट्रेट में परिवर्तित होगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि अगर अपन बात करें, ये वोमेन कैप्सूल है भाई, ये वोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गई, यहाँ पे कैपिलरी हो गई, ठीक है। ये कैपिलरी होगी ना, ग्लोमेरुलस जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अंदर की तरफ क्या होंगी, यहाँ पर पोडोसाइट्स होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है सरल सल की उपकला होगी, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो होगा क्या, अब देखो यहाँ पर, अब जब तक रक्त वाहिनियों में बह रहा है तब तक तो ये रक्त कहला रहा है। जब ये छनकर यहाँ पर आ जाएगा ना, तब हम इसको रक्त नहीं कहेंगे, हम इसको क्या कहेंगे, निस्यंद कहेंगे। निस्यंद, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। जब ये छनकर आ जाएगा तो ये निस्यंद या फिल्ट्रेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पर किन किन झिल्लियों को पार करके ये यहाँ तक आएगा, वो सभी मिलकर क्या बनाती हैं, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या निस्यंदन झिल्ली बनाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी लेयर को, कौन कौन सी स्तर को पार करके रक्त जो है वो निस्यंद या फिल्ट्रेट बनाएगा। तो सबसे पहले तो आ जाएगी एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, भाई एंडोथीलियम होती है ना रक्त वाहिनियों की जो भित्ति होती है, केशिकाओं की जो भित्ति होती है, वो क्या कहलाती है, एंडोथीलियम, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगी जो ग्लोमेरुलस जो है, ग्लोमेरुलस की बेसमेंट मेम्ब्रेन, बीएम लिखा है, बीएम मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारीय झिल्ली, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा, बीच में थोड़ा सा इनके बीच में अवकाश होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, अंतराली अवकाश, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस या अंतराली अवकाश कहेंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर ये फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, किसकी, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आधारीय झिल्ली है। ये आधारीय झिल्ली किसकी है, वोमेन संपुट की, वोमेन संपुट की, विसरल वॉल की, विसरल वॉल की आधारीय झिल्ली है भाई। विसरल वॉल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर अगर बात करें तो विसरल वॉल आ जाएगी वोमेन संपुट की, जो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अंदर वाली वॉल विसरल वॉल, बाहर वाली वॉल पैराइटल वॉल कहलाती है। तो ये सभी मिलकर देखो, रक्त सबसे पहले कि एंडोथीलियम, एंडोथीलियम से उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर अंतराली अवकाश, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी, वोमेन कैप्सूल की, विसरल वॉल की। फिर उसके बाद ये जो सेल्स होती हैं, पोडोसाइट्स वगैरह जो भी है, ये मतलब जो क्या बना रही होती है, विसरल वॉल बना रही होती है। तो विसरल वॉल, इनको पार करके रक्त जो है वो वोमेन संपुट में आएगा, वोमेन कैप्सूल में आएगा, और वोमेन कैप्सूल में आकर क्या बना देगा, वोमेन कैप्सूल में आकर ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन या निस्यंदन झिल्ली बना देगा, ठीक है। तो चलिए अब अपन क्रियाविधि की बात कर रहे थे यहाँ पर मूत्र निर्माण की। तो देखिए मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3 चरण होते हैं। अच्छा, इसमें तीनों स्टेप्स जो अपन पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या सूक्ष्म निस्यंदन, या इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या इसको क्या बोलते हैं, गुच्छीय
निस्यंदन पहली स्टेप होगी है, ठीक है। दूसरी स्टेप जो होगी वो होगी ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है, या जिसको नलिकीय पुनरावशोषण, और तीसरी स्टेप जो होगी वो ट्यूबुलर सिक्रीशन होगी। ट्यूबुलर सिक्रीशन या जिसको अपन क्या 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 बोलेंगे, नलिकीय स्त्रवण, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए होता क्या है, जब तक रक्त वाहिनियों में है तब तक तो वो रक्त है, ब्लड है। जब वोमेन संपुट में आ गया तो वो क्या कहलाया, निस्यंद या फिल्ट्रेट कहलाया। और जब यही निस्यंद या फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में या संग्राहक नलिका में जाएगा तब हम इसको टर्म देंगे मूत्र या यूरिन का, ठीक है। तब जाकर हम इसको मूत्र या यूरिन कहेंगे, ठीक। तो इन 3 स्टेप्स की अपन यहाँ पर बात करेंगे जो कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में सम्मिलित है कि मूत्र किस तरह से बनेगा। अच्छा, इसमें देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले जो अपन पॉइंट पढ़ रहे हैं ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। भाई अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है इसको अपन देखते हैं। तो देखिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, रक्त जो छन कर जो है वो वोमेन संपुट के अंदर आ जाता है और निस्यंद बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहलाती है। लेकिन बात ये है कि रक्त जब छन कर आएगा यहाँ पर तो किस कारण से आएगा, किन कारणों से आएगा, किन प्रेशर की वजह से आएगा, उस प्रेशर की अपन बात करते हैं। सबसे पहला प्रेशर अपन जो यहाँ पर लेंगे, जितने भी प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं उसमें पहला प्रेशर जो अपन ले रहे हैं ये है GHP या ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। सबसे पहला प्रेशर जो है या गुच्छीय द्रव्य स्थितिक दाब, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या गुच्छीय द्रव्य स्थितिक दाब। अब भाई ये दाब क्या होता है, ये दाब होता कितना है पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ये 60 से 75 mmHg होता है, मिलीमीटर मरकरी ये दाब। अब ये दाब है क्या, एक्चुअली जो रक्त बह रहा है रक्त वाहिनियों में उसका दाब है। अगर इस दाब की अपन बात करें ना तो यहाँ पर जैसे ये ग्लोमेरुलस हो गया, ठीक है, यहाँ पर जो है ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गई जिसके अंदर की ब्लड फ्लो कर रहा है, रक्त प्रवाह हो रहा है। अब इसके अंदर जो ब्लड होगा, जो रक्त होगा, वो इसकी भित्ति पर जो दाब लगाएगा, अंदर से बाहर की तरफ लगाएगा ना, ये अंदर से बाहर की तरफ जो दाब लगाएगा वो कहलाएगा ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और कितना दाब लगाएगा, ये कितना प्रेशर लगाएगा, तो 60 से 75 mmHg लगाएगा। मतलब इस दाब के कारण इसमें टेंडेंसी होगी, इसकी प्रकृति होगी कि ये प्लाज्मा को बाहर की तरफ भेजने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, ठीक है। प्लाज्मा जो है उसको बाहर की तरफ भेजने की कोशिश करेगा, मतलब प्लाज्मा को निस्यंद बनाने की कोशिश करेगा इस दाब से, क्योंकि ये दाब रक्त जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है उसके अंदर जो रक्त बह रहा है तो वो भित्ति पर दाब लगा रहा होगा ना, अंदर से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा होगा ना। तो कितने दाब से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है 60 to 75 mmHg से। और इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रेशर को हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है। तो ये पहला प्रेशर है जो अपन ने यहाँ पर पढ़ा। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। बात करते हैं सेकेंड प्रेशर की। दूसरा प्रेशर कौन सा लगेगा,
तो सेकेंड प्रेशर जो यहाँ पर लगेगा उसको हम कहते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा प्रेशर जो लगेगा वो क्या है? BCOP या ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, रक्त कोलाइडी परासरण दाब। ठीक है, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर या रक्त कोलाइडी परासरण दाब जिसको कहते हैं। ये जो प्रेशर होता है, ये इस प्रेशर की वैल्यू, इस प्रेशर का मान 32 mmHg के आसपास होता है। मतलब ये प्रेशर कौन सा है भाई? ये प्रेशर वो प्रेशर है जो रक्त में उपस्थित प्रोटीन के द्वारा लगाया जाएगा प्लाज्मा में। देखो प्लाज्मा क्या होता है? जल होता है। मुख्य रूप से प्लाज्मा में क्या होता है आपको पता होगा, 90 to 92% जल होता है ना, 90% या उससे ज़्यादा जल होता है। तो अब क्या होगा, देखो ये जो प्रक्रिया है ये सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा हो रही है। मतलब यहाँ पर छिद्र होंगे जो आप पढ़ चुके हैं अपन, फिल्ट्रेशन स्लिट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर जो केशिकाएं होती हैं, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं, इसमें भी बहुत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों को कहा जाता है फेनेस्ट्रेशन। ये सूक्ष्म छिद्र क्या कहलाते हैं? फेनेस्ट्रेशन। मतलब यहाँ पर ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं जिनके माध्यम से प्लाज्मा छनकर आ रहा है, तो जब सूक्ष्म छिद्र से छनकर आ रहा है इसका मतलब कोई भी बड़े कण यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, कोई भी बड़े अणु यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है अमीनो अम्ल तो यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन प्रोटीन नहीं आ पाएंगे, मोनोसेकेराइड्स यहाँ पर आ जाएंगे लेकिन ऑलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ठीक है ना, तो मतलब यहाँ पर केवल क्या आ पाएंगे? सूक्ष्म छोटे अणु ही आ पाएंगे। तो अब हमने कहा यहाँ अमीनो अम्ल तो आ सकते हैं छनकर, लेकिन प्रोटीन नहीं आ पाएंगे। और प्रोटीन के पास टेंडेंसी होती है, प्रोटीन की प्रकृति होती है जल के अणुओं को बांधे रखने की। वो जल के अणुओं को अपने से बांध कर रखते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाली बात देखिए कि जब प्रोटीन यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, प्रोटीन यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जल के अणुओं को भी ये कहीं ना कहीं रोक के रखने की कोशिश करेंगे। तो वो जो प्रेशर होगा प्रोटीन अणुओं का जल पर, उसको हम क्या बोलते हैं? BCOP। और वो कितने प्रेशर से रोक के रखने की कोशिश करते हैं? 32 से रोकने की कोशिश करते हैं। इतने प्रेशर से वो जल के अणुओं को रोकने की कोशिश करते हैं कि बाहर नहीं निकलने देना है। तो मतलब ये जो प्रेशर लगेगा, सीधी सी बात है, ये प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगेगा BCOP, मतलब जो निषेध बनने से रोकने की कोशिश कर रहा होगा। भाई ये वाला प्रेशर तो निषेध बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो प्रेशर है ये निषेध बनने से रोकने की कोशिश कर रहा है। और BCOP क्या है? रक्त में उपस्थित प्रोटीन का दाब है जो निकलने वाले प्लाज्मा या जल पर लगता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वो कहलाता है BCOP। तीसरा प्रेशर अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो तीसरा प्रेशर होगा CHP, जिसको हम कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तीसरा प्रेशर क्या कहलाता है? कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या संपुटीय द्रव्य स्थितिक दाब। अब ये जो प्रेशर होता है ये होता है 18 mmHg के आसपास, 18 मिलीमीटर मरकरी या पारा। अब ये प्रेशर क्या है भाई? ये प्रेशर वो प्रेशर है जो पहले से यहाँ पे फ्लूइड होगा ना, पहले से यहाँ पे निषेध होगा, उसके कारण निकलने वाले फ्लूइड पे लगने वाला प्रेशर है। जो पहले से अंदर फ्लूइड है उसके कारण, उस फ्लूइड के कारण निकलने वाले फ्लूइड पर लगने वाला प्रेशर है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम कि भाई यहाँ से फिल्टर होके निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले से द्रव्य भरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इसके निकलने का विरोध करेगा ना,
भाई मान लो यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये खाली होता तब तो निकल के आ जाता, कोई भी इसका विरोध करने के लिए नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे पहले से फ्लूइड भरा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं निकलने वाले फ्लूइड को रोकने की कोशिश करेगा, मतलब ये भी जो है निश्चिंद बनने से रोकने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, CHP। ये भी अंदर की तरफ लगेगा, मतलब निश्चिंद बनने से रोकेगा। कितने प्रेशर से रोकेगा, 18 mmHg से। मतलब एक प्रेशर तो बाहर की तरफ लग रहा है जो निश्चिंद बनाने की कोशिश कर रहा है, और दो प्रेशर जो है वो अंदर की तरफ लग रहे हैं जो कि निश्चिंद बनने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, जो ज़्यादा होगा वही काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितना प्रेशर बचा जो कि निश्चिंद बनाएगा, उसको हम कहते हैं GFP। GFP इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर। GFP क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कहलाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, बाहर की तरफ लगने वाला दाब कौन सा है भाई, बाहर की तरफ लगने वाला दाब GHP। इसमें से माइनस कर दो अंदर की तरफ लगने वाले प्रेशर, मतलब BCOP प्लस CHP। इनको माइनस कर दो दोनों को, ये दोनों अंदर की तरफ लग रहे हैं, तो बाहर की तरफ लगने वाला 60 या 60 से 75 वो जो भी है, ठीक है ना, और माइनस कर दो 32 प्लस 18, तो कितना बचा, ये 10 mmHg बचा। और अगर यहाँ पे 75 होता तो 25 होता, तो 10 से 25 की वैल्यू आ सकती है। यहाँ 75, क्योंकि ये 60 से 75 हो सकता है ना 75 तक, तो यहाँ पर अगर 75 होता तो 25 आ जाता, 60 है तो 10 आया, तो 10 से 25 के बीच में पॉजिटिव बच रहा है। इसका मतलब अभी भी निश्चिंद बनेगा, लेकिन अब वो कितने प्रेशर से बनेगा, वो किस प्रेशर के कारण बनेगा, 10 से 25। बनना तो कितने से था, 60 से 75 के प्रेशर से, लेकिन जो बाकी का जो 50 था उस 50 ने क्या किया, इसका अपोज कर दिया, इसका विरोध कर दिया। तो जो नेट प्रेशर बचा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, वो कितना बचा, 10 से 25 mmHg बचा, जिसके कारण कि ब्लड जो है फिल्टर होके कहाँ पर आएगा, वोमेन कैप्सूल में आएगा। ठीक है, और क्या बना देगा, यहाँ पर आके ये निश्चिंद बना देगा, या फिल्ट्रेट जिसको अपन कहते हैं वो बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, किडनी में जो है टोटल 1200 ml रक्त प्रति मिनट आता है। किडनी में कितना रक्त आता है प्रति मिनट, एक मिनट में 1200 ml। ठीक है, 1200 ml ब्लड जो है वो पर मिनट किडनी में आता है। अच्छा, कार्डियक आउटपुट कितना होता है हमारा, जो कार्डियक आउटपुट कहते हैं, अगर आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है तो आपको पता होगा कार्डियक आउटपुट, या जिसको क्या बोलते हैं अपन, हृदय निकासी कहते हैं, वो कितनी होती है, ये करीब 5.5 लीटर के आसपास होती है, 5 लीटर से 6 लीटर के बीच में होती है लगभग। तो मतलब हृदय 1 मिनट में जो रक्त पंप करता है, हृदय 1 मिनट में जो रक्त पंप करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप कर देता है, 5 से 6 लीटर। तो अब बात ये है कि किडनी में कितना आता है, तो 1200 ml आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किडनी में कार्डियक आउटपुट का 1/5 ब्लड आता है। 1/5 या कितना परसेंट हो गया, 20% रक्त आता है प्रति मिनट। ठीक है ना, कार्डियक आउटपुट भाई 5 से 6 लीटर है, और किडनी में ब्लड कितना आ रहा है, किडनी में ब्लड आ रहा है करीब करीब 1200 ml। तो ये कार्डियक आउटपुट का कितना हो गया, ये कार्डियक आउटपुट का 1/5 हो गया, या 20% हो गया, इतना रक्त किडनी में आता है। ये तो रक्त आता है किडनी में, लेकिन अंदर फिल्टर होके कितना आता है भाई, ये तो जितने भी ग्लोमेरुलस हैं, जो भी नेफ्रॉन्स हैं, सबके ग्लोमेरुलस में टोटल मिलाओ तो 1200 ml ब्लड आ रहा है पर मिनट का। ठीक है ना, दोनों किडनी का मिला के। अब अंदर फिल्टर होके कितना आता है, वो आता है 125 ml पर मिनट। मतलब इस 1200 में से कितना छनकर निश्चिंद बनाता है, तो इन 1200 में से जो छनकर निश्चिंद बनाता है या फिल्ट्रेट बनाता है वो कितना होता है, 125 ml होता है। इसको हम कहते हैं GFR। GFR इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये जो GFR होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कितनी होती है, 125 ml पर मिनट।
या प्रतिदिन के हिसाब से आप लगाओगे ना, इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 लीटर पर डे, एक दिन में कितना फिल्ट्रेट बनता है, एक दिन में जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर होता है पर डे का। एक मिनट में क्योंकि कितना बन रहा है 125 ml, ठीक है, पर मिनट। तो इसी को हम GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। अब अगर आपको फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, एक टर्म होता है, एक बार पूछा भी हुआ है इस पर, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, FF कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन के लिए GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ऑब्लिक RPF। RPF क्या है, रीनल प्लाज्मा फ्लो। RPF ये जिसको क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो GFR ऑब्लिक RPF, GFR कितना है 125 एक मिनट में, रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है, भाई प्लाज्मा कितना आ रहा है, भाई प्लाज्मा देखो एक मिनट में कितना आ रहा है। अब देखो प्लाज्मा कैसे निकालोगे, 1200 मत बोलना, 1200 तो टोटल रक्त आ रहा है, केवल वो प्लाज्मा फ्लो लिखा है अपन ने, RBF नहीं लिखा है। RBF होता तो रीनल ब्लड फ्लो होता, यहाँ रीनल ब्लड फ्लो नहीं है, यहाँ रीनल प्लाज्मा फ्लो है। तो हमें पता है कि ब्लड कितना आता है एक मिनट में 1200 ml, और ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, इसका 55% प्लाज्मा होता है। ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है। तो यहाँ पर 1200 का 55% करीब करीब 700-650 के आसपास आएगा। तो ये जो होता है 0.18 आता है, परसेंटेज में देखो तो 18%, इंटू 100 करोगे तो 18% आएगा। मतलब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कितना होता है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होता है 18%। ये समझ में आया ना, 700 कहाँ से आया, अरे 700 टोटल ब्लड कितना आया, ब्लड 1200 ml आया उसमें, लेकिन यहाँ पर ब्लड फ्लो नहीं लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, प्लाज्मा फ्लो है। तो प्लाज्मा कितना आया भाई, उसका 55% या 55% प्लाज्मा होगा, लगभग 650 से 700 जो आएगा वो उसका 55% आएगा, वो प्लाज्मा है। तो उससे कैलकुलेट करोगे तो 0.18 आ जाएगा, मतलब 18% आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह रहे हैं ना, जो मैकेनिज्म, जो नाम दिया है हमने इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी तो कहते हैं, गुच्छीय निस्यंदन को सूक्ष्म निस्यंदन भी तो कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया होती है बहुत छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से होती है। उसमें से छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो वोमेन कैप्सूल में भी है, जिसको अपन फिल्ट्रेशन स्लिट कह रहे हैं, और यही छोटे छोटे छिद्र जो हैं वो केशिकाओं में भी हैं, कैपिलरी में भी हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जो केशिकाओं में, जिनको हम फेनेस्ट्रेशन कह रहे हैं। तो सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा होती है, जिससे कि जो केवल छोटे अणु होते हैं केवल वही रक्त से छनकर आ पाते हैं, बड़े अणु नहीं आ पाते। इस कारण से हम इसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा हो रही है, इसलिए सूक्ष्म निस्यंदन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ पर। ठीक है, लेकिन जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ये अचयनात्मक होती है। ये कैसी होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है वो अचयनात्मक है। अचयनात्मक का मतलब क्या है यहाँ पर, कि इसमें चयन नहीं होता। अचयनात्मक का मतलब यह है इसमें सिलेक्शन नहीं होता, इसमें चयन नहीं होता कि कौन से अणु आने हैं। यहाँ पर छोटे जितने होंगे सब आ जाएंगे, चाहे वो काम के हो या ना हो। मतलब ऐसा कुछ चयन नहीं है यहाँ पर कि केवल वही अणु आएंगे, यहाँ पर वही मॉलिक्यूल आएंगे, वही सब्सटेंस आएंगे जिनको कि मूत्र के द्वारा बाहर निकालना है। ऐसा कोई चयन नहीं है, जो भी छोटे होंगे सब आ जाएंगे, चाहे वो काम के हों या ना हो, छोटे होने चाहिए बस। जैसे ग्लूकोज भी आ जाएगा, वो तो काम का है, अमीनो अम्ल भी आ जाएंगे, वो काम के हैं। ठीक है ना भाई, यूरिया आएगा, अमोनिया आएगा, वो तो चलो काम के नहीं है, वो तो हमें निकालने ही थे। लेकिन ग्लूकोज आ गया यहाँ पर, अमीनो अम्ल आ गए, तो वो तो काम के हैं ना सारे। तो मतलब इसलिए हम कहते हैं कि अचयनात्मक होती है, इसमें कोई भी सिलेक्शन, कोई भी चयन नहीं होता कि केवल जो है उत्सर्जी अवशिष्ट ही यहाँ पर आएंगे। उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ भी आ जाते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। उनका बाद में क्या होता है वो अपन अभी आगे पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, अभी इतनी प्रोसेस समझ में आ गई आपको। ये पहली प्रोसेस थी जिसको अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या गुच्छी के निस्यंदन जिसको कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं जी। चलिए तो आगे अब अपन बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज छूट गई थी, वो मैं यहाँ पर बीच में आपको बता रहा हूँ। सेकेंड स्टेप पढ़ने से पहले जो दूसरी प्रक्रिया पढ़नी है अपन को, कौन सी, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या नलिकीय पुनरावशोषण, उसको पढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक यहाँ पर छोटा सा बता रहा हूँ आपको, नेफ्रॉन के प्रकार। ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। ये छूट गया था, हालांकि ठीक है, वहाँ पर नहीं पढ़ा। यहाँ पर नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं एक्चुअली। एक तो होते हैं कॉर्टिकल या इसको वल्कुटी कहते हैं, और दूसरे होते हैं जक्स्टामेड्युलरी। ठीक है, दो तरह के नेफ्रॉन हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, एक तो मिलता है कॉर्टिकल और दूसरा मिलता है जक्स्टामेड्युलरी। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर मेड्यूला होता है, हमने पढ़ा यहाँ पर मेड्यूला होगा, ठीक है, ये कॉर्टेक्स होगा। अब जो कॉर्टिकल होते हैं, हालांकि ज़्यादा यही होते हैं, 85% हमारी बॉडी में यही होते हैं, ये केवल 15% ही होते हैं जक्स्टामेड्युलरी। ये कॉर्टिकल जो होते हैं ना, इनका जो वोमेन संपुट है, वोमेन कैप्सूल है, ये कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होता है। ये कहाँ पर होता है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होता है, यहाँ पर। ठीक है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होगा वोमेन कैप्सूल। अच्छा, वोमेन कैप्सूल अगर बाहरी भाग में है, वोमेन कैप्सूल अगर बाहरी भाग में है तो ग्लोमेरुलस भी यही होगा ना। और ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस और वोमेन कैप्सूल को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, रीनल कार्पसल या मेलपीजियन बॉडी। ये मैंने आपको बताया था। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका वोमेन कैप्सूल कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होगा, या मेलपीजियन बॉडी जो होगी वो कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होगी। ठीक है, पहली बात तो, पहला डिफरेंस तो यही है कि जो वोमेन कैप्सूल होता है, वोमेन कैप्सूल और मेलपीजियन बॉडी, वोमेन कैप्सूल और मेलपीजियन बॉडी, ये कहां पर होती है, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होती है। ये कहां पर होगी, कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होगी। जबकि जो जक्स्टामेड्युलरी होते हैं, जक्स्टा मतलब पास, मेड्युलरी मतलब मेडुला के, इनका वोमेन कैप्सूल कहाँ होगा, मेडुला के पास होगा। मेडुला के पास मतलब कॉर्टेक्स के अंदर वाले भाग में, यहाँ कहीं कॉर्टेक्स के होगा तो भाई कॉर्टेक्स में ही। वोमेन कैप्सूल तो सभी के कॉर्टेक्स में होते हैं, मेलपीजियन बॉडी तो सभी की कॉर्टेक्स में होती है, तभी तो ये कॉर्टेक्स जो होता है दानेदार या ग्रेनुलर दिखाई देता है। लेकिन इसकी कॉर्टेक्स के बाहरी भाग में होती है, इसकी कॉर्टेक्स के अंदर वाले भाग में होती है, मेडुला के पास में। तो यहाँ पे मेलपीजियन बॉडी और वोमेन कैप्सूल जो होता है वो कॉर्टेक्स के आंतरिक भाग में, अंदर वाले भाग में होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। एक डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस देखिए यहाँ पर देखो, ये पीसीटी हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये हेनले लूप हो गया, ये डीसीटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे फिर वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, संग्राहक नलिका वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर और इसका देखिए, ये पीसीटी हो गई, ये हेनले लूप हो गया। हेनले लूप तो मेडुला में ही होगा सभी का। ठीक है, और यहाँ पर डीसीटी हो गई, और ये फिर संग्राहक नलिका हो गई। तो अब देखिए डिफरेंस क्या है, इसका जो हेनले लूप है, हेनले लूप जो होगा, इसका हेनले लूप छोटा होगा, किसका, कॉर्टिकल का, ये छोटा होता है, इसका हेनले लूप जो है वो छोटा होता है। जबकि इनकी बात करें जक्स्टामेडुलरी की, तो इनका हेनले लूप बहुत लंबा होता है और मेडुला में अधिक गहराई तक जाता है। ठीक है, लंबा होता है, जो मेडुला में गहराई तक जाता है। ठीक है, लंबा है वो, मेडुला में गहराई तक जाता है इनका हेनले लूप। ठीक है, अच्छा, हेनले लूप के चारों तरफ रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं, वासा रेक्टा। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हेनले लूप के चारों तरफ जो रक्तवाहिनियां होती हैं, जो केशिकाओं का जाल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वासा रेक्टा की अपन बात कर लें। वासा रेक्टा, भाई वासा, जब हेनले लूप ही छोटा है तो वासा रेक्टा या तो अनुपस्थित होगी या रिड्यूस होगी। रिड्यूस मतलब अल्प विकसित।
ठीक है। और यहाँ पर हेनले लूप ही बड़ा है तो वासा रेक्टा भी कैसी होगी, यहाँ पर विकसित होगी। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर LOH की लंबाई, लूप ऑफ हेनले की लंबाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, या मूत्र की सांद्रता के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, हेनले लूप जितना लंबा होता है यूरिन का कंसंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होता है। ये क्यों होता है ये आपको आगे समझ में आ जाएगा जब अपन मैकेनिज्म में आगे वाली कहानी पढ़ेंगे। अभी आप इसको याद रख लीजिए कि जितना हो लूप ऑफ हेनले की लंबाई उतनी ही मूत्र की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो सीधी सी बात है, ये जो हैं कौन से कॉर्टिकल वाले, ये सामान्य मूत्र बनाते हैं, ज़्यादा सांद्र नहीं होता इनका मूत्र, सामान्य होता है। और जबकि जक्स्टा मेडुलरी तब काम करते हैं जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है, शरीर में जल की कमी हो जाती है। इस कारण से ये जो मूत्र बनाते हैं वो कैसा बनाते हैं, कैसा यूरिन बनाते हैं, ये सांद्र मूत्र बनाते हैं। ठीक है ना, ये सामान्य मूत्र बनाएंगे जो नॉर्मली बनता है। ठीक है। और ये जो मूत्र की सांद्रता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और मूत्र की सांद्रता कब बढ़ती है, यूरिन की कंसंट्रेशन कब बढ़ती है, ये तब बढ़ती है जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है, जल की कमी हो जाती है। तो इनका लूप ऑफ हेनले लंबा है, इसलिए ये मूत्र भी कैसा बनाते हैं, सांद्र बनाते हैं। तो ये दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है। तो चलिए अभी अपन ने ये नेफ्रॉन के प्रकार पढ़े। इसके अलावा जो है अपन ने आगे इसके पहले जो पढ़ा वो जो यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म है उसकी पहली स्टेप पढ़ी। पहली स्टेप कौन सी थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब इसके आगे हम यूरिन फॉर्मेशन की दो स्टेप्स और देखेंगे। एक तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या जिसको नलिकीय पुनरावशोषण कहते हैं, दूसरी ट्यूबुलर सीक्रीशन या जिसको हम नलिकीय स्त्रवण भी कहते हैं। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।